तो गुड मॉर्निंग। तो फिर लेक्चर 8 देखते हैं एनिमल न्यूट्रिशन का। लेक्चर 7 में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ पढ़ी थी, सर घुमा देने वाली है। तो ये विंडी सिस्टम के बाद ये वेन सो सेट इसने कुछ नहीं करा था, डिटर्जेंट डाल के बॉईल कर दिया था और कुछ एक वैल्यूज़ देती थी एनएफई की कैलकुलेट वगैरह करने की। ये तो इसने ये दिया था एडीएफ, ये चीज़ें ये तो वैसे पहले से ही था, विंडी नहीं दे दिया था। ठीक है, ज़्यादा 14% से ज़्यादा फीड में मॉइस्चर हो तो नहीं स्टोर करते। इसका फैक्टर 6.25, ईथर एक्सट्रैक्ट का 2.25, इनका देख लेना 4.4 डाइजेस्टिबल एनर्जी, 3.6 मेटाबॉलिक एनर्जी, 0.86 स्टार्च इक्विवेलेंट है ना। ये चीज़ें अपन ने पिछले में देखी थी, ये HF, HNM और ये सारी फीकल एनर्जी लॉसेस भी देखे थे। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू जो कितना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी देखा हमने, है ना। अभी नेक्स्ट आते हैं फीडिंग स्टैंडर्ड्स, जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल के द्वारा रिक्वायर होता है। ठीक है, एनिमल को रिक्वायर करना पड़ता है। अभी इसने हे इक्विवेलेंट दिया था 1810 में, कोई थार था। ठीक है, इसका थार ही याद रखना, ऑलब्रेस्ट थायर। ठीक है, ऑलब्रेस्ट नहीं आएगा पेपर में, थायर तो ज़रूर आएगा, और ऑलब्रेस्ट आए ना आए, है ना। थायर ये कुछ और ही लग रहा है ना। थार, थार आजकल वो चल रही है ना, थार, थायर उससे याद रख लो। थार ने हे इक्विवेलेंट दिया था, थार में हे बन रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। यूज्ड मीडो हे एज यूनिट टू कंपेयर अदर फीड्स, है ना। अभी टाइप्स ऑफ फीडिंग स्टैंडर्ड 3 तरह के हो सकते हैं, कंपेरेटिव टाइप, प्रोडक्टिव टाइप, डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट टाइप। राइट, कंपेरेटिव में कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करेंगे, एक तो थायर्स है का इक्विवेलेंट मेथड, ये कंपेयर करने के लिए है। बताओ, ये थार भी कंपेयर कर रही है, वैसे कंपेयर करते ही हैं वो स्कॉर्पियो से, है ना। तो कंपेरेटिव में ही आ गया। और एक आ गया है ये, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, fjords स्कैंडिनेवियन फीडिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी कंपेरेटिव टाइप। ये आर्म्स बाय का फीडिंग स्टैंडर्ड, ये भी आ जाता है। कैलनर वाला किसने दिए थे, ये अभी आगे आएंगे। कार्ल्स आर्म्स बाय ने फीडिंग स्टैंडर्ड किस पे बेस्ड है, ये वाला, है ना। ये प्रोडक्टिव टाइप है। एक बार इसको देख लें, ये नोट वाली चीज़ों को, फिर ये देख लेंगे। देख लो, डाइजेस्टिबल में तो वुल्फ है, कुछ नहीं है। वुल्फ स्टैंडर्ड, वुल्फ लेमन स्टैंडर्ड, मॉरिंसन फीडिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम मॉडिफाइड वुल्फ लेमन स्टैंडर्ड भी कह देते हैं। देखो, ग्रोवेन फॉर्मुलेटेड फर्स्ट फीडिंग स्टैंडर्ड इन 1859, 1910 में हे इक्विवेलेंट वाला वो जो थार था ना, वो ऐसे ही फालतू सा था। ठीक है, जिसमें उसने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट लिया, बेसिक चीज़ें। अगर तुम भी ये ऐसे फीडिंग स्टैंडर्ड्स बनाने लगोगे ना, तुम भी यही चीज़ें कैलकुलेट करोगे सबसे पहले, जो ये ग्रोवेन ने करी थी। फिर आर्म्स बाय ने क्या करा, आर्म हाथों का यूज़ किया उसने, और नेट एनर्जी और ट्रू प्रोटीन पे काम करा। ठीक है, प्रोटीन और एनर्जी। अब जिम वाले किस पे बेस्ड हो गए, फैट, प्रोटीन, कार्ब से प्रोटीन और एनर्जी कंटेंट पे, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं। एक बुक है मैनुअल ऑफ कैटल फीडिंग, उसने आर्म्स बाय ने दे रखी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है भाई। ठीक है, ये आर्म्स बाय के उसके जब से वो चलते आ रहे हैं। अभी कैलनर ने स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम दिया 1907 में। इसने क्या करा, नेट एनर्जी और डाइजेस्टिबल ट्रू प्रोटीन, बस आगे नेट एनर्जी तो था उसका टीपी था, उसके आगे डी लगा दिया, DCP कर दिया, कुछ नहीं करा इसने भी। ठीक है, सबसे पहले क्या था, देखो ग्रोवेन का था, उसने क्या करा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फिर आया आर्म्स बाय का, उसने कुछ नहीं, नेट एनर्जी प्लस में टोटल प्रोटीन। फिर आया कैलनर का, नेट एनर्जी प्लस में DCP। ठीक है, और एक ये मैनुअल ऑफ कैटल फीडिंग बाय आर्म्स बाय, ये सब कुछ था।
फिर आ गया ये वुल्फ स्टैंडर्ड, ये आर्म्स बाय और केलनर वाले हो गए, थार इक्विवेलेंट वगैरह, ये कंपैरेटिव थे। ये फोर्ड की गाड़ी है, ऐसे याद रखिए, गाड़ी याद रखिए, थार, फोर्ड की गाड़ी, स्कैंडेवियन। अब ये वुल्फ क्या था यार, वुल्फ, लेमन और फिर मोरिंसन, कितने प्यारे प्यारे नाम है। वुल्फ स्टैंडर्ड बेस्ड था डाइजेस्टिबल प्रोटीन, डाइजेस्टिबल फैट और डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट। देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बस यही है। डाइजेस्टिबल प्रोटीन, डाइजेस्टिबल फैट और डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट ले लिया उसने। वुल्फ लेमन ने क्या करा, कंसीडर्ड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बट नॉट इट्स क्वालिटी, उसने क्वालिटी नहीं देखी, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं था, मिल्क की क्वांटिटी क्वालिटी कुछ नहीं है, इसमें है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी। अब इसमें मोरिंसन ने क्वालिटी भी ले ली होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द, इसने थोड़े अच्छे ले लिए। प्रोटीन का क्या ले लिया, DCP कर दिया, डाइजेस्टिबल प्रोटीन था ना उसमें, ये फिर कर दिया टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स और ड्राई मैटर, इन चीज़ों पे बेस्ड करके कर लिया। और ये यूज़ होता है कॉमनली इंडियन लाइफ स्टॉक में, अपने यहाँ मोरिंसन यूज़ होता है और इसमें यही स्टैंडर्ड होते हैं, DCP, TDN, ड्राई मैटर इनटेक, तो इतना आता है, आप फार्म पे लग जाओ, ड्राई मैटर इनटेक सुन सुन के थक जाओगे, है ना। पब्लिश्ड इन 1915, 15 एडिशन उसकी खुद की बुक थी मोरिंसन की, फीड एंड फीडिंग। 2 बुक के नाम है, मैनुअल ऑफ कैटल फीडिंग, फीड एंड फीडिंग, ठीक है। फिर है फीडिंग स्टैंडर्ड, सेन और रे ने दिया था, ये मॉडिफाइड फीडिंग स्टैंडर्ड है मोरिंसन का, किसने दिया था, सेन और रे ने। अभी आइसर फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया, ये आ सकता है, देखो ICAR का दिया है डॉक्टर SK रंजन। डॉक्टर रंजन क्यों हमारा दिमाग का दही करके गए, डॉक्टर SK रंजन, वो ये नाम बना गए, कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो है वो अपना इंडिया में थोड़ी है, UK में है। हमारे इंडिया के तो बस ऐसे ही होते हैं, ये कॉपी किया होगा आइसर फीडिंग स्टैंडर्ड इस मॉडिफाइड मोरिंसन का, सेन और रे का। सेन और रे ने बड़ा वो करा, सबसे ज़्यादा काम तो इसने ग्रोविन ने करा था, उसके बाद तो मॉडिफिकेशंस ही आती हैं, है ना। ARC जो है वो स्टैंडर्ड फीडिंग स्टैंडर्ड UK का है, बताओ, UK का फॉलो हो रहा है। इट इज़ नाउ पब्लिश्ड बाय एग्रीकल्चर एंड फूड रिसर्च काउंसिल। ये UK में कब सेटअप हुआ था, 1959 में, 1 साल लेट कर रहे थे, 1960 याद करने में आसानी रह जाती है हमको, पता नहीं ऐसा क्या है क्या। NRC, नेशनल रिसर्च काउंसिल अ फीडिंग स्टैंडर्ड ऑफ USA, ये पहले आया था। देखो NRC नेशनल की बात करें, एग्रीकल्चर वाली, नेशनल तो वही US ही रहता है, ये याद करने का तरीका था, नहीं तो इंडिया सबसे बेस्ट है। अभी UK जो है वो यूनाइटेड किंगडम वाला, UK और USA के बताओ फीडिंग स्टैंडर्ड हो रहे थे, फिर ये आइसर वाला बना दिया SK रंजन ने, आइसर का ही पेपर देंगे हमें GRF। अभी स्ट्रोवर्स देखते हैं, डेफिशिएंट इन ऑल मिनरल, स्ट्रो ये तूड़ी वगैरह आते हैं ना, ये तभी तो मिनरल मिक्सचर मिला के देने को कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं, पागल थोड़ी हैं, ठीक है। डेफिशिएंट है ये कैल्शियम, फॉस्फोरस इसमें, लेकिन बट ये रिच किस में है, सिलिका में। सिलिका कितना ही लो, फालतू की चीज़ें कितनी ही लो, सेलुलोज, लिग्निन, ये सिलिका कितना ही लो, है ना। पुअर इन प्रोटीन, बताओ प्रोटीन भी नहीं है। और DCP स्ट्रो का तो प्रोटीन तो बिल्कुल 0% होता है। वीट स्ट्रो देखो 0% DCP। एनर्जी कंटेंट तो 40% चलो चला जाता है। लो डाइजेस्टिबिलिटी, हाई क्रूड फाइबर, भैया फाइबर ज़्यादा होता है, ठीक है, इतना याद हुआ। 40% TDN, 3 से 4% CP। वी कैन इम्प्रूव नाइट्रोजन कंटेंट, DCP, CP, TDN, डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ स्ट्रो, किससे, बाय यूरिया ट्रीटमेंट, सब कुछ। देखो प्रोटीन और DCP में ही नाइट्रोजन आएगा। क्रूड प्रोटीन क्या होता है, ट्रू प्रोटीन प्लस में
NPN, राइट, और उसका डाइजेशन DCP हो गया। TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, ये सभी कुछ इम्प्रूव ही होगा एक तरीके से। ये देखो नॉर्मल स्ट्रो में क्या है, DCP तो बिल्कुल ही ज़ीरो है, TDN 40 और डाइजेस्टिबिलिटी 46% के अराउंड। देखो इसकी अब डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ गई और प्रोटीन बढ़ गया। मेन बात ये है 4 से 5% प्रोटीन हो गया इसके अंदर, और डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट वही है 10% बढ़ गया, डबल हो गया ना, थोड़ा डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ गई उस करके। अभी यूरिया ट्रीटमेंट जो भी है वो देखो अभी सबसे कम है राशन में 1% रहता है, ठीक है, 1% राशन में। फिर उस नहीं, सबसे ज़्यादा सक्कुलेंट रफेज जो कि साइलेज वेट होता है ना थोड़ा 0.5, उसमें ऑलरेडी अमोनियकल कंटेंट होता है, अपन ने पढ़ा था ना, लेस देन 10% होना चाहिए जो गुड साइलेज होता है, ठीक है। फिर राशन में 1% यूरिया ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कंसनट्रेट में भी तो प्रोटीन होता ही है ना, अप टू 3% ऑफ टोटल कंसनट्रेट ऑफ द फीड मिला सकते हैं यूरिया ट्रीटमेंट। और ड्राई रफेज में 4%, ठीक है, 4% स्ट्रो। और इसका ये भी आ जाता है, देखो 100 किलो तूड़ी को 40 लीटर पानी में मिलाया, ये भी लगभग इतना 4 का इफेक्ट रहता है, ठीक है, और 4 किलो यूरिया रहता है। ड्यूरिंग यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रो वाटर इज टू यूरिया रेशो क्या रहती है, ये 40 है और ये 4 है, तो लगभग 10:1 रह जाती है। तो इसको याद करना कोई मुश्किल बात थी, बताओ? तो आसान चीज़ें सारी आसान है, बस याद करनी पड़ती हैं, यही तो दिक्कत है, बोलो, है ना? वही है ना, 0.5 सक्युलेंट साइलेज, राइट, 1 राशन, और फिर 3% कंसनट्रेट, और ड्राई रफेज का 4%। SRCR, सर का CR, ऐसे याद रख सकते हैं। अभी नाउ यूरिया एज NPN सोर्स टू न्यूट्रिएंट रूमिनेंट्स, ये ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो प्रोटीन को एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, उसको दोबारा बनाते हैं। तो मोस्ट वाइडली यूज जो NPN सोर्स है ना, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन से बनाते हैं खुद का प्रोटीन, तो वो यूरिया है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। और नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया कितना है प्योर फॉर्म में, अगर हम देखें, एक मिनट, यूरियन हो गया, तो ये रहता है अराउंड 46.6%। वैसे ऑप्शन में 46% ही आ रहा होता है। इज़ ओनली यूज्ड इन रूमिनेंट राशन, और किसी में इतना यूज़ नहीं होता। शुड नेवर बी फेड टू यंग काव्स अप टू 6 month ऑफ एज एंड मोनोगेस्ट्रिक एनिमल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन ही डेवलप नहीं होता। 2 वीक की एज पे तो काव स्टार्टर देना शुरू करते हैं ताकि ह्यूमन डेवलप हो। 6 महीने तक नहीं खिलाना होता। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, न्यूट्रिएंट तो कोई है नहीं, कोई एनर्जी वैल्यू है नहीं, है ना, और 100% डिग्रेडेबल इन रूमेन, क्विकली कन्वर्टेड इनटू NH3। देख रहे हो, NH3 में फटाफट से कन्वर्ट हो जाता है, और 100% डिग्रेडेबल। देखो, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई एनर्जी वैल्यू नहीं है, लेकिन 100% डिग्रेडेबल है। और क्या चाहिए एक रूमिनेंट को? अब फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं यूरिया यूटिलाइजेशन को? ये अफेक्ट करते हैं नाइट्रोजन टू सल्फर रेशो। ऑप्टिमम कितनी होनी चाहिए? 10:1। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 10:1 नाइट्रोजन टू सल्फर रेशो होनी चाहिए, ठीक है। वाइल स्टार्च टू यूरिया रेशो कितनी होनी चाहिए? ये भी 10:1% की। 1 kg स्टार्च और 100 ग्राम यूरिया, वही है ना कि इतना ही रहता है, स्टार्च टू यूरिया इतना रहता है। रूमेन बैक्टीरिया जो हैं वो NH3 को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर 2 चीज़ें हों। CP 13% से ज़्यादा हो, उसे बनाने की क्या ज़रूरत?
नाइट्रोजन से, जब उसको ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा NH3 कंसनट्रेशन ही ज़्यादा है उसकी, वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये आ जाता है कि अगर कितनी कंसनट्रेशन 5 से 8 mg/100 ml जो है, ये जो कंसनट्रेशन जो है ये इतनी हो जाती है 100 ml वाले में, तो इससे ऊपर क्यों NH3 का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, ये आ जाता है। मैक्सिमम लिमिट पूछ ली जाती है। एडेप्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन माइक्रोब्स टू डाइटरी यूरिया, कितने महीनों में, कितना टाइम लगाते हैं अडेप्ट करने में? 2 से 4 हफ्ते तो लगा ही देते हैं। यूरिया टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, यूँ नहीं कि प्रोटीन खिलाएंगे इसको 22 करोड़ का अपना भैंसा बनाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। मस्त यूरिया टॉक्सिसिटी भी हो जाती है जब NH3, देखो NH3 5 से 10 हो गया तो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ये 80 चला गया, इतना ज़्यादा, कहाँ 8 रुपये कहाँ 80 रुपये, है ना, तो ये जो है यूरिया टॉक्सिसिटी कर देता है। अभी 80 तो फीड में है, ह्यूमन में, है ना, ब्लड में तो सिर्फ 1 mg आ गया तो गया भाई, टॉक्सिसिटी होगी उसकी। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अभी देखो ट्रीटमेंट ऑफ यूरिया टॉक्सिसिटी इन कैटल। अभी यूरिया टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसको हम क्या, एक तो यूरोलिटिक एंजाइम एक्टिविटी दे देंगे जो कोल्ड वाटर इनहिबिट्स यूरोलाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, जो यूरिया हमने डाला है वो लाइस ही नहीं होगा, उसका NH3 ही नहीं बनेगा, और NH3 ही नहीं बनेगा तो टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी, तो लाइज ही नहीं हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पिलाओ उसको, अगर आपने ज़्यादा यूरिया दे भी दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकती है कि NH3 बन गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिटिक एसिड दे सकते हैं, जो कि 4 से 5 लीटर ऑफ 10% एसिटिक एसिड उसे पिला दो, कैसे ना कैसे करके। ये तो ठंडा पानी पिलाओ 20 से 40 लीटर, 1 से 2 बाल्टी, एक बाल्टी 20 लीटर की होती है ना, और 4 से 5 लीटर तो लग जाओ एसिटिक एसिड पिलाने में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? देखो आज हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा जो है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। देखो प्रोडक्टिव डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट टाइप, आर्म्स बाय केलनर का पढ़ा है ना, इन्होंने बस इस DCP और TP टोटल प्रोटीन और डाइजेस्टिबल टोटल प्रोटीन DTP, ये फ़र्क होता है। फिर वुल्फ वाले में और वो मोरिनसन वाले में सबसे ज़्यादा कॉमन ICR में ये रंजन साहब जी थे, है ना। फिर ARC UK का है, NRC USA का है। स्ट्रोवर में देखा था 0% DCP होता है, यूरिया ट्रीटमेंट के बाद कितना रह जाता है, 4 से 5% हो जाता है। इसमें अराउंड TDN 40 ही रहता है। इसमें कितना यूरिया ट्रीटमेंट करता है, 0.5 से शुरू करते हैं और 4 पे ख़त्म करते हैं, और किस में कितना कितना करते हैं, कितना ऑप्टिमम रहता है, यही है ना कि 100 किलो तूड़ी में 40 लीटर पानी और 4 kg यूरिया, 100% डिग्रेडेबल है, ये इसकी लिमिट्स बता रखी हैं। ठीक है, और 1 kg स्टार्च से 100 ग्राम यूरिया जो है इसमें मिलाना चाहिए। ड्रेंचिंग कर लो, एसिटिक एसिड से न्यूट्रलाइज कर लो। इस लेक्चर में हमने यही कुछ कॉमन चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, इसको 3-4 बार देखोगे तो ही रिवाइज हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत हैं और इतनी रिमेंबर करना बहुत बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह से शुरू करेंगे, ATP जनरेट करवाएंगे, फालतू की चीज़ें करवाएंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, क्योंकि सिलेबस की कवरेज ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।